यहाँ पे प्रीवियस ईयर 2016 का मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा आया हूँ अकाउंट्स का, ठीक है, जो 2016 में एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है झारखंड एकेडमिक काउंसिल इज, और वहाँ पे 4 ऑप्शन था, जिसमें से राइट ऑप्शन है वो सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर में, ठीक है। तो उसका राइट ऑप्शन क्या था, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्या है, एक तरह का एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था द लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज़ लिमिटेड, यानी कि जो पार्टनर होता है उसका लायबिलिटी क्या लिमिटेड होता है, तो ये फॉल्स होगा, ठीक है, अनलिमिटेड होता है, बट यहाँ पे लिखा है लिमिटेड, तो इस वजह से क्या हो गया इसका आंसर फॉल्स, ठीक है। तो ये यानी कि ये ट्रू फॉल्स में वहाँ पे सिलेक्ट करने का था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फॉल्स। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन आया था द कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो बिल्कुल ये ट्रू होगा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में आया था लेफ्ट साइड ऑफ बैलेंस शीट इज कॉल्ड, यानी कि जो बैलेंस शीट होता है उसका लेफ्ट साइड में क्या रहता है ना, तो लायबिलिटी रहता है, लेफ्ट साइड में लायबिलिटी और राइट साइड में असेट्स रहता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे आंसर उसका क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। उसके बाद में पूछा गया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कौन सा अकाउंट होता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज कंपलसरी, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराना क्या कंपलसरी है, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आया था डिवेंचर होल्डर आर द, यानी कि डिवेंचर होल्डर क्या होता है कंपनी के लिए, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी होता है, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था ए कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट प्रीमियम, था यहाँ पे ट्रू इसका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था पार्टनरशिप इज़ क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट, यानी कि पार्टनरशिप क्या एग्रीमेंट के द्वारा ही सिर्फ क्रिएट होता है, तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, यानी कि विदाउट एग्रीमेंट का भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है ए पार्टनरशिप इज़ इनिशियलाइज टू 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पार्टनरशिप को क्या 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, तो ये फॉल्स है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है 6% कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज मेंट बाय ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर से आप क्या समझते हैं, ठीक है, वो पूछा है, तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था एक्सप्लेन एनी 2 मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि यहाँ पे मेथड ऑफ वैल्यूएशन पूछा है गुडविल का, ठीक है, तो यहाँ पे उसका भी यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले गुडविल का यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है गुडविल इज़ द गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ द फर्म या फिर कंपनी बीज इनेबल इट टू अर्न मोर प्रॉफिट देन नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। मतलब गुडविल क्या है, तो एक तरह से कंपनी या फर्म का गुड नेम या रिपुटेशन है, जो क्या करता है, इनेबल क्या करता है, मोर प्रॉफिट, अर्न मोर प्रॉफिट कमा देन नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और आगे में लिखा है इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट्स, और यहाँ पे मेथड ऑफ वैल्यूएशन पूछा है, तो यहाँ पे 2 मेथड पूछा है, 2 मेथड, तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड और ये दोनों मेथड को एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखा हुआ है ना। फर्स्ट जो मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड है ना, यहाँ पे फार्मूला के साथ में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये सुपर प्रॉफिट मेथड है, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड। उसके बाद यहाँ पे 13th नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2015 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, मतलब हमें क्या करना है, कंप्यूट क्या करना है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्रिप्शन से कितना इनकम हुआ 2015 में वो निकाल के दिखाना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है 1/1/2015 को स्टार्टिंग यानी कि ओपनिंग डेट दिया है, और 31/12/2015 यानी कि क्लोजिंग डेट दिया हुआ है, ठीक है। और स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, दोनों दिया हुआ है। आगे में लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 2015 इज़ ₹31,400, मतलब कि ड्यूरिंग 2015 के दौरान टोटल कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, तो 31,400 रिसीव हुआ। तो यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे सोल्व करके बनाया हुआ भी है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या किया हुआ, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर 31,400, तो 31,400 लिखा हुआ है गया। फिर क्या करेंगे, और स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है या ओपनिंग है और एक क्लोजिंग है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ओपनिंग वाले को माइनस करते हैं और क्लोजिंग वाले को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाले को क्या किया गया, ऐड कर दिया गया, ठीक है। और फिर ये क्या किया, ओपनिंग वाले को फिर लेस कर दिया गया, तो यहाँ पे लेस आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1/1/2015 और इसको लेस कर दिया गया, तो इतना आ गया, ठीक है। ये जो ओपनिंग है ये मतलब 2014 का था, 2014 का आउट स्टैंडिंग था, और ये करंट ईयर का है, तो करंट ईयर वाला इस वजह से ऐड हो गया।
उसके बाद यहाँ पे देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का, ठीक है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग वाला ऐड हो जाता है, ओपनिंग वाला ऐड होता है और क्लोजिंग लेस हो जाता है। किस लिए ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखिए ओपनिंग वाला एडवांस ओपनिंग मतलब ये 2014 में एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया था 2015 के लिए, तो यानी कि ये करंट ईयर का है, ठीक है। तो इस वजह से ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसको ऐड कर दिया गया और ये क्लोजिंग जो है इसको क्या कर दिया गया, लेस कर दिया गया। ये 2016 के लिए एडवांस रिसीव हुआ है ना 14,100, तो इस वजह से इसको क्या किया गया, यहाँ पे लेस कर दिया गया। तो ये निकल गया टोटल इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। फिर उसके बाद यहाँ पे 14th नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है एल एंड एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब दो लोग पार्टनर है एल और एम, है ना। रेशियो क्या है, तो 3:2। आगे में बोला एन वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, मतलब एन क्या कर रहा है, एक न्यू पार्टनर है जो बिजनेस में इंटर कर रहा है। आगे में लिखा हुआ द न्यू पार्टनर्स एन एक्वायर्स हिज 1/5 शेयर इंटायरली फ्रॉम ए, और ये जो नया पार्टनर आ रहा है एन, ये पूरा इसको कितना शेयर मिल रहा है 1/5, और किससे मिल रहा है, तो इंटायरली फ्रॉम एल, यानी कि पूरा का पूरा 1/5 किससे ले रहा है, एल से ले रहा है, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने बोला है। रेशियो यहाँ पे 3:2 दोनों का दे दिया एल और एम का। एन का यहाँ पे 1/5 शेयर है, किससे लेगा, तो एल से, तो एल का माइनस हो जाएगा। तो एल का ओल्ड रेशियो क्या था 3/5, है ना। तो 3/5 में माइनस क्या कर देंगे 1/5, तो एल का न्यू शेयर कितना हो जाएगा 2/5, और बाकी ठीक है। तो यानी कि न्यू शेयर न्यू रेशियो क्या हो जाएगा एल एम एन का 2/5 और 1/5, यानी 2:1 आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निक्कू लिमिटेड फॉरफिटेड 5,000 शेयर ऑफ ₹10 each, है ना, फुल्ली कॉल्ड अप, which Mr. Anna has paid only application and allotment money of ₹6 per share. All the share were reissued to Mr. Avi at ₹9 as fully paid up. तो 5 जनरल एंट्री बोला है, ठीक है। मतलब निक्कू लिमिटेड एक कंपनी है जो फॉरफिटेड कर रहा है कितने शेयर को, तो 5,000 शेयर को, 10 रुपये वाला, है ना, यानी कि 5,000 शेयर 10 रुपये वाला फॉरफिट हो रहा है। किस कारण से हो रहा है, तो बिकॉज क्या कारण क्या था, तो मिस्टर अन्ना हैज़ो क्या किया, पेड किया सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट का 6 रुपया, है ना, यानी कि 4 रुपया अनपेड हो गया, यानी कि अनपेड अमाउंट कितना हो गया, अनपेड अमाउंट 4 रुपीज़ हो गया, ठीक है। 6 रुपीज़ अन्ना के पास जो शेयर था वो सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पे किया, और कितना 6 रुपया पे किया, यानी कि पे कितना नहीं किया, अनपेड कितना है, तो 4 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल सीनियर हो जाएगा कितना 5,000 इंटू 420,000, ठीक है। आगे में बोले ऑल द शेयर बेयर री इशू, और ये पूरे शेयर को दोबारा फिर री इशू कर दिया गया, बेच दिया गया, है ना, कितने रुपये करके 9 रुपीज़ करके। तो री इशू फिर कितना हो जाएगा 5,000 शेयर इंटू 9 45,000। जनरल एंट्री देखिए कैसे करेंगे, तो फॉरफिट का जनरल एंट्री क्या होता है, शेयर कैपिटल डेबिट होता है, तो शेयर कैपिटल यहाँ डेबिट हो गया कितना 5,000 इंटू 10 रुपये वाला शेयर था, तो 10 रुपये से इंटू हो जाएगा। कॉल्ड अप अमाउंट 10 रुपया है, तो यहाँ पे 10 से इंटू हो जाएगा, तो 50,000। कॉल सीनियर कितना है 20,000, और ये दोनों को माइनस कर दीजिए तो फॉरफीचर अमाउंट निकल जाएगा, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट 30,000 होगी। आगे में फिर क्या है, ए री इशू का एंट्री है ना, री इशू का एंट्री जब री इशू करेंगे तो कैश आएगा या बैंक में पैसा आएगा, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000 इंटू 9 45,000, ठीक है। जबकि शेयर कितने का जा रहा है, तो शेयर जा रहा है 50,000 का, ठीक है, 5,000 इंटू 10 50,000, तो ये दोनों का डिफरेंस जो बैलेंस आएगा उसको हम क्या करेंगे डेबिट में शेयर फॉरफीचर करके दिखा देंगे यहाँ पे 5,000, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, कैपिटल रिजर्व निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए शेयर फॉरफीचर क्रेडिट है कितना 30,000, और यहाँ पे शेयर फॉरफीचर डेबिट है 5,000, तो ये दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। 30,000 माइनस 5,000 तो कितना आएगा 25,000। तो फिर हम क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर डेबिट कर देंगे 25,000 से, और इस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो यहाँ पे टू कैपिटल रिजर्व हो गया 25,000, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे, तो यहाँ पे दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2015, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, और उसको देखकर हमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ठीक है। ये यहाँ पे डिटेल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, रिसिप्ट है और ये पेमेंट है, ठीक है, और उसको देखकर यहाँ पे बना दिया गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो एक्सपेंडिचर इधर रहता है, इनकम इधर रहता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ए इस साइड में क्या है, रिसिप्ट है, और इधर क्या है, पेमेंट, ठीक है। इधर रिसिप्ट है, ये पेमेंट है।
ठीक है। तो जो पेमेंट होगा वो एक्सपेंडिचर तरफ लिखेंगे। तो देखिए यहाँ चैरिटी है 23,000, ठीक है, तो उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए। सैलरी था उसको भी ट्रांसफ़र कर दिए, रेंट को भी ट्रांसफ़र कर दिए, यहाँ पे पोस्टेज भी ट्रांसफ़र हो गया, एडवर्टीजमेंट को भी ट्रांसफ़र हो गया। और इन्वेस्टमेंट, देखिए इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं किया गया क्योंकि इन्वेस्टमेंट किसी तरह का एक्सपेंसेस नहीं है, सिर्फ एक्सपेंस को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। इन्वेस्ट करना हमारे लिए एसेट्स कहलाता है, ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में, इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट को दिखाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इधर देखिए रिसिप्ट में क्या क्या है, डोनेशन है, तो डोनेशन, ठीक है, तो डोनेशन को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए। डोनेशन को दो तरह, कैपिटल रिसिप्ट भी मान सकते हैं और रिवेन्यू रिसिप्ट भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डोनेशन को रिवेन्यू रिसिप्ट माना गया, इस वजह से यहाँ पे इनकम साइड में ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है। तो डोनेशन को यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। सब्सक्रिप्शन 22,000 का है, वो भी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। लीगैसी यहाँ पे जो था उसको भी ट्रांसफ़र कर दिए यहाँ पे, और इंटरेस्ट था उसको भी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। लीगैसी को भी रिवेन्यू इनकम माना गया, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे टोटल ऐड करेंगे तो इधर ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पे बैलेंस अमाउंट आएगा, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कितने का 7375, और यहाँ पे क्या कहलाएगा, सरप्लस कहलाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे 17th नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे दिया है द बैलेंस शीट ऑफ वी एन एंड के, यानी कि 3 पार्टनर है वी एन और के, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, तीनों का रेशियो यहाँ पे बता दिया, 3:1 का रेशियो है। और उसके बाद 31 मार्च 2015 को यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखा है। आगे में बोलता है पार्टनर डिसाइडेड दैट इफ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे would share profit and losses in the ratio of 3:2:1. It was agreed that, यहाँ पे है 3:2:2, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पार्टनर डिसाइडेड दैट इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल से तीनों डिसाइड करता है कि अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो 3:2:2 होगा। पहले था 3:1, अब हो जाएगा कितना 3:2:2। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, इट वाज एग्रीड दैट, उसके बाद रिवैल्यूएशन होता है। यहाँ पे स्टॉक इज टू बी वैल्यू 1,30,000, यानी कि जो स्टॉक था वो 1,30,000 उसका वैल्यू किया गया। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट में स्टॉक 1,50,000 का है, बट नाउ क्या होगा 1,30,000 उसको वैल्यू करके दिखाना है। फिर मशीनरी इज टू डिप्रिशिएट बाई 10%, मतलब मशीनरी का दाम जो है और 10% से क्या हो गया, डेप्रिशिएट, यानी कि कम हो गया, है ना। तो 2 लाख है, इसका 10% कितना होगा 20,000, तो इसमें क्या हो जाएगा 20,000 का कमी हो गया, डेप्रिशिएशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे बिल्डिंग इज टू बी अप्रिसिएटेड बाई 25%, यानी कि बिल्डिंग का दाम क्या हो गया, बढ़ गया, कितना 25%, ठीक है। तो 5 जनरल एंट्री। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे फर्स्ट एक कर देखिए, स्टॉक इज टू बी वैल्यू 1,30,000, यानी कि स्टॉक क्या हुआ, स्टॉक का दाम यहाँ पे 1,50,000 था, 1,50,000, लेकिन नाउ क्या हो गया उसका वैल्यू 1,30,000, यानी कि स्टॉक का वैल्यू कम हो गया। तो जब एसेट्स का वैल्यू कम होता है तो हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे स्टॉक को क्या किया गया, क्रेडिट साइड में दिखाया गया 20,000 से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मशीनरी भी है जो 10% से, ये भी क्या हो गया, डेप्रिशिएट हो गया, मतलब कम हो गया ये भी, है ना, यानी कि 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा 20,000, तो ये भी 20,000 से कम हो गया। तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट को भी क्रेडिट साइड में दिखा दिया गया 20,000, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा बिल्डिंग इज टू बी अप्रिसिएटेड, मतलब बिल्डिंग का दाम 25% से बढ़ गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। उसका 25% 1,10,000 का निकालिएगा तो इतना हो जाएगा, इतना हो गया। तो इसका क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, तो इस वजह से क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन को लिख दिया गया, और इसका डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है तो डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन दिखा दिया गया, ठीक है। तो देखिएगा तो रिवैल्यूएशन यहाँ क्रेडिट साइड में 27,500 का है और यहाँ डेबिट साइड में 40,000। तो रिवैल्यूएशन का अमाउंट किधर कम है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में कम है, क्योंकि क्रेडिट में सिर्फ 27,500 ही है। तो इस वजह से थर्ड एंट्री बनाया गया और इसमें रिवैल्यूएशन को क्रेडिट दिखाया गया, है ना। 40,000 यहाँ पे 40,000 माइनस 27,500, दोनों को माइनस किया गया, यानी कि 12,500 से कम था, तो ये लिख दिया गया अमाउंट यहाँ पे, ठीक है। और डेबिट में पार्टनर, तीनों पार्टनर का नाम लिख देंगे, और ओल्ड रेशियो जो था 3:1 उससे क्या करेंगे, तीनों का डिवाइड कर देंगे इस अमाउंट को, ठीक है। तो इतना आ जाएगा। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया जाएगा, यहाँ पे देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लिया गया। यहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट को लिख दिया जाएगा। फिर यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट है तो डेबिट साइड में क्या करेंगे, ये दोनों को लिखेंगे, मशीनरी और स्टॉक को, तो यहाँ मशीनरी और स्टॉक हो गया। फिर यहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, ये तीनों पार्टनर का नाम लिख देंगे, लॉस ट्रांसफर टू, है ना, पार्टनर्स अकाउंट। फिर इसके बाद 18th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे था, विक्रम लिमिटेड इशू 50,000 5% डिवेंचर ऑफ 100 इज एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, पेबल
30 ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो 5 जनरल एंट्री। मतलब यहाँ पे विक्रम लिमिटेड नाम का एक कंपनी था जो क्या करता है 50,000 5% डिवेंचर इशू करता है। कितने रुपये वाला? 100 रुपये वाला, लेकिन वो डिस्काउंट पे इशू कर रहा है 10%। तो 100 रुपये का 10% कितना होगा? 10 रुपया, यानी कि डिस्काउंट कितना? 10 रुपया वो दे रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन पे 30 रुपया मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना डिवेंचर है? 50,000। तो 50,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है? 30 रुपया। तो यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 15 लाख यहाँ पे हो गया। टू में क्या करेंगे? 5% डिवेंचर एप्लीकेशन लिख देंगे। ठीक है, फिर ये डिवेंचर एप्लीकेशन को वापस से डेबिट करके कैंसिल कर देंगे और फिर डिवेंचर इशू कर देंगे। तो यहाँ पे 2 डिवेंचर हो जाएगा, अमाउंट सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे? अब एप्लीकेशन का एंट्री तो हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे। तो अलॉटमेंट का कितना है यहाँ पे अमाउंट? बैलेंस अमाउंट। तो 30 रुपये तो एप्लीकेशन पे मांग लिया गया, तो और कितना बैलेंस रहा? ठीक है, तो 100 में 100 रुपीज़ का था ना डिवेंचर। तो ये अलॉटमेंट पे कितना हो गया? अलॉटमेंट पे जा हो गया 60 + 10 हो गया, है ना, टोटल 70। ये 10 रुपये का हो गया, डिस्काउंट हो गया, और ये ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, और ये 60 + 10 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट लिखेंगे। कितना यहाँ पे लिखेंगे? तो 50,000 इंटू 60। ठीक है, 30,000 हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू 10। डिवेंचर डिस्काउंट ए भी डेबिट हो जाएगा, दोनों क्योंकि लॉस है। ठीक है, और 2 में क्या करेंगे? डिवेंचर इशू कर देंगे। तो डिवेंचर क्रेडिट हो जाएगा 35 लाख का। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 2 डिवेंचर अलॉटमेंट हो जाएगा 30,000। डिवेंचर अलॉटमेंट यहाँ पे 30,000 है, इसको कैंसिल कर देंगे क्रेडिट करके, और बैंक यहाँ डेबिट हो जाएगा। इसके बाद 19th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ आकाश, अभी एंड अन्ना हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। मतलब यहाँ पे 3 पार्टनर था, आकाश, अभी और अन्ना। तीनों का यहाँ पे रेशियो बता दिया गया 3:1। उसके बाद ये बैलेंस शीट दे रखा है। ठीक है, आगे में बोलता है आकाश रिटायर ऑन दैट डेट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। यानी कि यहाँ पे जो पार्टनर था आकाश, वो क्या कर रहा है? रिटायर कर जा रहा है। तीन पार्टनर था। कौन कौन? आकाश, अभी और एक अन्ना था। 3 पार्टनर था। ठीक है, रिटायर कौन हो रहा है? ए हो जा रहा है रिटायर। ठीक है, आगे में बोला द गुडविल इज टू बी फर्म टू बी वैल्यू 12,000। यानी कि जो फर्म का गुडविल है वो कितना वैल्यू उसको किया जाएगा? 12,000। फिर स्टॉक एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट बाय 7%, यानी कि स्टॉक और बिल्डिंग का दाम 7% से इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। आगे में बोला है प्लांट इज टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%, यानी कि जो प्लांट का मूल्य है वो 10% से क्या हो गया? डेप्रिशिएट, यानी कि कम हो गया। आगे में बोला इट इज़ डिसाइडेड टू नॉट टू मेंटेन गुडविल अकाउंट इन द बुक्स, यानी कि गुडविल अकाउंट को बुक्स में मेंटेन नहीं किया जाना, उसे बांट कर क्या करना? खत्म कर देना। आगे में बोला गया यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसमें क्या करना होता है? हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि जो पार्टनर रिटायर किया है और उसको गुडविल का पैसा चाहिए, वो जाएगा तो गुडविल का पैसा लेकर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे क्या किया गया? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल किया गया। तो यहाँ पे दिया हुआ द गुडविल ऑफ द फर्म का गुडविल को 12,000 रुपया मानने बोला। तो यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म कितना हो जाएगा? 12,000। उसके बाद पार्टनर, कौन पार्टनर रिटायर हो रहा है? आकाश। तो आकाश का गुडविल कैलकुलेट करेंगे कि इसका कितना होता है गुडविल आकाश का। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका शेयर देखेंगे, तो इसका कितना शेयर था? तीनों का शेयर कितना था? 3:1, यानी कि 3/6, 2/6, 1/6। तो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/6 था। तो हम क्या करेंगे? 12,000 इंटू 3/6 करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 6,000। ठीक है, यानी कि आकाश को गुडविल का पैसा कितना चाहिए? 6,000 चाहिए, यानी कि जाएगा जब बिजनेस को छोड़कर रिटायर होगा तो इसे कितना पैसा मिलेगा? 6,000 रुपया गुडविल का पैसा मिलेगा। ठीक है, तो और कौन पैसा देगा? तो अभी और अन्ना। किस रेशियो में देगा? तो जो गेनिंग रेशियो है दोनों का होगा उस रेशियो में, है ना, यानी कि 2:1 हो जाएगा। गेनिंग रेशियो भी निकालिएगा तो 2:1 ही होगा। तो कंपनसेटेड बाई अभी और अन्ना, यानी कि ये दोनों 6,000 इंटू दोनों का रेशियो क्या बचेगा? 2/1, यानी कि 2/3, 1/3। तो 6,000 इंटू 2/3 करेंगे, 4,000 आएगा, यानी कि 4,000 अभी देगा पैसा। और अन्ना कितना देगा? तो 6,000 इंटू 1/3, यानी कि 2,000 देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे था रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट, बट यहाँ पे जनरल एंट्री भी मैं बता दिया हूँ। देखिए यहाँ पे स्टॉक बिल्डिंग क्या हो गया? अप्रिशिएट बढ़ गया। तो स्टॉक और बिल्डिंग दोनों क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि एसेट्स है दोनों और उसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो इस वजह से दोनों क्या हो जाएगा? डेबिट।
यहाँ पे परसेंटेज निकाल लीजिएगा 7%। किसका 7%? जो बैलेंस शीट में अमाउंट दिया है स्टॉक और बिल्डिंग का, उसका 7% हो जाएगा, यानी 3360 और ये 4760 हो जाएगा। ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट दिया हुआ है प्लांट इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, यानी कि प्लांट का दाम 10% से कम हो गया। तो प्लांट एसेट्स है और इसका वैल्यू कम है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो यहाँ क्रेडिट में लिखा गया है, सेकेंड एंट्री बनाया गया और इसमें क्रेडिट साइड में दिखाया गया है। ठीक है। और बाकी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है तो रिवैल्यूएशन लिख देंगे, ये दोनों अमाउंट को ऐड करके यहाँ पे। और ये प्लांट यहाँ पे क्रेडिट है, इसका डेबिट साइड में भी क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को लिख देंगे, सेम अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद रिवैल्यूएशन यहाँ क्रेडिट साइड में 8120 है और यहाँ डेबिट साइड में 3600 है, यानी कि डेबिट साइड में अमाउंट कम है 4520 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट लिख देंगे 4520 रुपये और अमाउंट को किसको ट्रांसफ़र कर देंगे, तीनों पार्टनर को ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है। उसके बाद फिर गुडविल का एंट्री करेंगे। यहाँ पे देखिए आकाश बिजनेस छोड़ कर जा रहा है, रिटायर होगा, तो आकाश को चाहिए गुडविल का पैसा कितना, जितना कैलकुलेट किया गया था यहाँ पे, कितना का आकाश का गुडविल 6000। ठीक है। तो यहाँ पे आकाश क्रेडिट हो गया, आकाश कैपिटल क्रेडिट हो गया 6000 और वो दोनों पार्टनर अभी ऑन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 4000 और 2000। उसके बाद यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया गया। फिर देखिए उसका यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखा दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था, नामा लिमिटेड इनवाइटेड द पब्लिक टू सब्सक्राइब 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। मतलब नामा लिमिटेड एक कंपनी है जो पब्लिक को इनवाइट कर रहा है इक्विटी शेयर खरीदने के लिए। कितने इक्विटी शेयर? तो 1 लाख है ना। कितने रुपये वाला इक्विटी शेयर है? तो 10 रुपये वाला है। बट ये क्या करता है, प्रीमियम 2 रुपये प्रीमियम पे बेच रहा है। ठीक है। आगे में लिखा हुआ है 2 पर शेयर पेबल ऑन अलॉटमेंट, जो कि पेबल कब होगा, अलॉटमेंट के टाइम पे होगा। पेमेंट इज टू बी मेड एज फॉलो, एप्लीकेशन पे 2 रुपये है, अलॉटमेंट पे 6 रुपीज़ है एंड फर्स्ट एंड फाइनल पे बैलेंस अमाउंट जो है वो हो जाएगा। तो देखिए एप्लीकेशन पे 2 है, अलॉटमेंट पे 6 है, लेकिन अलॉटमेंट में 2 रुपया क्या है, प्रीमियम शामिल है, यानी कि 4 + 2 हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट एंड फाइनल पे कितना बैलेंस बचेगा, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल पे 4 हो जाएगा। आगे मैं बोला एप्लीकेशन पे रिसीव फॉर 80,000 शेयर। एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हो गया, तो 80,000। बेचना तो चाहे 1 लाख इक्विटी शेयर, बट सिर्फ बिका कितना, एप्लीकेशन शेयर कितना बिका, तो 80,000। तो यहाँ एप्लीकेशन पे रिसीव कितना हो जाएगा, 80,000 शेयर। आगे मैं बोला कॉल वाज मेड एंड ऑल द मनी वेयर रिसिव्ड। ठीक है। एक्सेप्ट 5,000 शेयर भी वेयर फॉरफिटेड, यानी कि सभी कॉल का पैसा प्राप्त हो गया, सिर्फ एक जो शेयर होल्डर था उसके पास 5,000 शेयर था, उसको छोड़कर 5,000 शेयर का पैसा नहीं मिला और ही शेयर वेयर क्या कर लिया गया, उसका शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। ठीक है। और ये 5,000 शेयर का पैसा कब नहीं मिला, तो सिर्फ कॉल पे नहीं मिला, यानी कि एप्लीकेशन का मिल गया होगा, अलॉटमेंट का मिल गया होगा, सिर्फ ये जो कॉल किया है यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल उसका पैसा नहीं मिला होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कॉल वाज मेड, यानी कि कॉल का पैसा मांगा गया एंड ऑल द मनी रिसिव्ड, सारा पैसा प्राप्त हो गया सिर्फ एक को छोड़कर जिसके पास 5,000 शेयर था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इशू शेयर इतना इशू किया गया 1 लाख, बट रिसीव कितना होगा शेयर, 80,000। तो सारा काम 80,000 से होगा। तो देखिए कैसे इसका एंट्री होगा, हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 80,000, क्योंकि एप्लीकेशन तो 80,000 के लिए रिसीव हुआ, तो यहाँ पे 80,000 × 2 हो जाएगा। एप्लीकेशन मनी 2 रुपये है। ठीक है। तो 80,000 × 2 1,60,000 हो जाएगा। क्रेडिट में क्या दिखाएंगे, तो क्रेडिट में भी 2 शेयर एप्लीकेशन दिखा देंगे, फिर शेयर एप्लीकेशन को वापस से डेबिट कर देंगे और 2 शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। ये एप्लीकेशन का एंट्री हो गया। फिर अलॉटमेंट के टाइम में क्या करेंगे, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना अमाउंट होगा, तो शेयर कितना 80,000, 80,000 शेयर रिसीव हुआ, तो 80,000 × अलॉटमेंट मनी कितना 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी कि 80,000 × 6 करेंगे तो 4,80,000 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर 2 शेयर कैपिटल होगा, शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा 80,000 × कितना होगा, 80,000 × 4 होगा, 2 रुपया, क्योंकि इसमें प्रीमियम है। ठीक है। तो उसको अलग से दिखाएंगे, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलकर 80,000 × 2। ठीक है। यहाँ पे अमाउंट मिस्टेक हुआ होगा एंट्री, यहाँ पे हो जाएगा 3,20,000 और यहाँ 1,60,000 हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया एंट्री। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4,80,000 और 2 शेयर अलॉटमेंट 4,80,000 हो जाएगा। अलॉटमेंट का एंट्री यहाँ से यहाँ तक हो गया। उसके बाद फाइनल का एंट्री करेंगे तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना 80,000 ×
बैलेंस अमाउंट कितना था 4 रुपीज़, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3,20,000। टू क्या करेंगे, शेयर कैपिटल करेंगे, फिर बैंक अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल, यहाँ से यहाँ तक फाइनल कॉल का एंट्री हो गया। फिर एक शेयर होल्डर था, 5,000 शेयर का पैसा नहीं मिला कॉल पे, ठीक है, तो उसका शेयर को फॉरफिच कर लिया गया। देखिए यहाँ पे एक और मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 5,000 शेयर का कॉल पे पैसा नहीं मिला है ना, तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर दिखाना होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5,000 इंटू 4, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 20,000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो फिर बैंक में अमाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि ये 20,000 तो पैसा मिला ही नहीं है, यानी कि बैंक में कितना पैसा मिला है 2,80,000, तो यहाँ पे 2,80,000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बैंक अकाउंट 2,80,000 हो जाएगा, कॉल्स इन एरिया 20,000 होगा। फिर ये 20,000 पैसा नहीं दिया, इसके कारण इसका शेयर को फॉरफिच कर लिया गया कंपनी के द्वारा। तो शेयर फॉरफिचर का एंट्री क्या होता है, शेयर कैपिटल डेबिट होता है ना, 5,000 इंटू कितना कॉल्ड अप अमाउंट, तो कॉल किया गया तो पूरा 10 रुपये तक, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी कि 50,000। उसके बाद यहाँ पे कॉल इन एरियर जो 20,000 था उसको यहाँ पे लिखा गया है, तो ये यहाँ पे टू शेयर फाइनल कॉल या फिर कॉल इन एरियर भी लिख सकते हैं इसको, कॉल्स इन एरियर भी इसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है, और टू शेयर फॉरफिचर दोनों का अमाउंट को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 30,000 निकल के आ जाएगा शेयर फॉरफिचर, ठीक है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, व्हाट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से क्या समझते हैं, एक्सप्लेन करके दिखाइए, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, अकाउंटिंग रेशियो, यहाँ पे लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी, ये 4 तरह का रेशियो होता है, जिसमें से क्या यहाँ पे पूछा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में एक्सप्लेन करने बोला, तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे, तो यहाँ पे दिया है कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। यहाँ पे यानी कि 2 रेशियो यहाँ पे निकालने बोला है, पहला बोला है डेट इक्विटी रेशियो निकालने, और सेकंड में बोला है प्रोप्राइटरी रेशियो भी निकालने, ठीक है। और यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, इसी से हमको क्या करना है, दोनों रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट में निकालेंगे डेट इक्विटी रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाई शेयर होल्डर्स फंड, है ना, यानी कि सीधे समझ लीजिए डेब्ट बाई इक्विटी होता है, ठीक है। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला याद करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे क्या है डेब्ट और इक्विटी, तो डेब्ट को ऊपर रखेंगे और इक्विटी को नीचे रखेंगे, ठीक है, तो डेब्ट बाई इक्विटी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डेब्ट कितने का है टोटल, तो डेब्ट मतलब लोन होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सा डिवेंचर भी है और ये लोन है दोनों, तो दोनों को ऐड कीजिए, 3 लाख प्लस 4 लाख 7 लाख का डेब्ट है, तो डेब्ट की जगह 7 लाख हो गया। और इक्विटी कितने का है, तो इक्विटी यहाँ पे देखिए, इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये देखिए 8 लाख का है, ठीक है। तो यहाँ शेयर होल्डर फंड में 8 लाख, तो दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो 7:8 रेशियो आ जाएगा, या फिर ये आ जाएगा, और ये क्या आ गया, आंसर। अब इसमें एक और चीज़ बोला है, प्रोप्राइटरी रेशियो भी निकाल के दिखाने बोला है, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड और डिवाइड बाय टोटल असेट्स। तो शेयर होल्डर फंड कितने का था, यहाँ पे 8 लाख का, तो 8 लाख लिख लिए। टोटल असेट्स मतलब जो करंट असेट्स हैं, फिक्स असेट्स हैं, सारा को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए फिक्स असेट्स और एक करंट असेट्स 9 लाख प्लस 7 लाख दोनों को ऐड कर दीजिए, है ना, तो 60 लाख। तो यहाँ पे 16 लाख को लिख देंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1:2 रेशियो आ जाएगा, या फिर 0.5, तो ये आ गया प्रोप्राइटरी रेशियो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे, यहाँ पे बोला है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, यानी कि कौन सा रेशियो निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, ठीक है, डेटा दिया हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट को ऊपर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और डिवाइड बाई क्या होगा नेट सेल, और इनटू क्या कर देंगे 100 से, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, उसे निकालना होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फिर फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो नेट सेल हमारा को यहाँ पे दिया हुआ है 5 लाख का, तो 5 लाख हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में दिया नहीं, तो फिर से निकालना होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 60,000 का है, परचेज यहाँ पे 3 लाख का है, और 3 लाख में से परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे, तो 3 लाख और माइनस 30,000, तो कितना आ गया 2,70,000, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज में 2,70,000 हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो कुछ दिया है नहीं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हो 20,000, ठीक है, यानी कि 3,10,000 आ गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह 3,10,000 लिखेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो 1,90,000 क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है।
तो हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की जगह 1,90,000 को लिखें। उसके बाद डिवाइड बाई नेट सेल, तो नेट सेल 5 लाख का है तो 5 लाख हो गया, और इंटू 100, ये पूरे वैल्यू को सोल्व कर दीजिएगा तो 38% आंसर आ गया। दे देखिए लास्ट क्वेश्चन है, कैश फ्लो आया था 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे दिया फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ गुनाधार लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि बैलेंस शीट यहाँ पे गुनाधार लिमिटेड का दिया हुआ है और उससे क्या करना है, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दिखाना है। ये बैलेंस शीट दे रखा है, लायबिलिटी है और यहाँ पे एसिड्स है, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर है और एक करंट ईयर है। तो देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट में देखिए दिया हुआ डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी वाज 6,000 एंड बिल्डिंग वाज 5,000, यानी कि जो मशीन है उसमें 6,000 का डिप्रिसिएशन आया और जो बिल्डिंग है इसमें 5,000 का डिप्रिसिएशन आया। तो जब भी यहाँ पे फिक्स एसेट्स में डिप्रिसिएशन का बात बोलेगा तो उसका अकाउंट बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मशीन का भी अकाउंट बनेगा और बिल्डिंग का भी अकाउंट बनेगा। तो देखिए यहाँ पे मशीन का अकाउंट बनाया गया है, ठीक है। तो मशीन का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 40,000 है तो यहाँ पे बैलेंस भी 40,000 हो गया। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे 45,000 है तो उसको यहाँ पे बैलेंस सी डी यहाँ पे 45,000 दिखाया गया। और डिप्रिसिएशन 6,000 का है तो यहाँ पे होता है बाय डिप्रिसिएशन 6,000 का, तो यहाँ पे 45,000 प्लस 6,000 51,000 हो गया। तो इधर भी अमाउंट ट्रांसफ़र होगा 51,000, तो यहाँ पे ये क्या आ गया 11,000 बैलेंसिंग फिगर आ गया और इसी को क्या बोलेंगे, टू कैश परचेज, ठीक है। उसी तरह बिल्डिंग का भी यहाँ पे अकाउंट बनेगा। बिल्डिंग का यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना था 45 और क्लोजिंग 50,000, तो ओपनिंग बैलेंस को यहाँ पे क्या लिखेंगे 45,000 और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस को लिखेंगे 50,000। बैलेंस बी डी और सी डी 45,000 और 50,000। डेप्रिसिएशन इसमें कितने का है 5,000 का, तो यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन हो गया 5,000 का, ठीक है। फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो 55,000, तो अमाउंट इधर भी ट्रांसफ़र होगा 55,000, तो यहाँ पे 55,000 माइनस 45,000 करेंगे तो 10,000 ये बैलेंसिंग फिगर आ गया और इसको क्या बोलेंगे टू कैश परचेज, ठीक है। अब ये दोनों तो लेजर बन गया। इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार कर लीजिए। तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनेगा, तो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग की है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडलेस क्या होता है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट को लिखा जाता है यहाँ पे 2,000। तो देखिए नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे प्रीवियस ईयर में कितना था 8,000 का और करंट ईयर में 10,000, तो 10,000 माइनस 8,000 करेंगे तो 2,000 का प्रॉफिट, तो इस वजह से यहाँ पे लिखा गया नेट प्रॉफिट 2,000। फिर क्या किया गया डिप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग आइटम लिखते हैं, तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम में यहाँ पे क्या होगा डिप्रिसिएशन जो बिल्डिंग और मशीन में लगा है दोनों को लिखेंगे, है ना। यहाँ पे दोनों में डिप्रिसिएशन लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग और डिप्रिसिएशन ऑन मशीन दोनों को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जनरल रिजर्व, ये भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है जनरल रिजर्व, ठीक है। प्रीवियस ईयर में कितना था 15,000 और करंट ईयर में 5,000, तो दोनों को माइनस कीजिए तो डिफरेंस कितना आएगा 5,000 का, तो यानी कि यहाँ पे जनरल रिजर्व 5,000 उसको भी ऐड करना होगा। तो ये तीनों को ऐड कीजिए 5,000 6,000 5,000, तीनों को ऐड कीजिएगा तो 16,000 आएगा, तो यहाँ पे 16,000 लिखा गया। फिर ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो 18,000 आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसके बाद एसेट्स और लायबिलिटी को देखा जाता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को, तो फिर ऐड और लेस उसको किया जाएगा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करंट एसेट्स कौन कौन सा है, डेटर है, ठीक है, और स्टॉक है। ये दोनों तो फिक्स एसेट्स हैं, तो ये दोनों को तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शामिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करंट में 2 ही एसेट्स हैं, डेटर स्टॉक, और लायबिलिटी में एक क्रेडिटर है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे डेटर स्टॉक को, तो डेटर का वैल्यू यहाँ पे कितना 25,000 है और यहाँ पे 26,000, यानी कि डेटर पर 25 से 26,000 हो गया, 25,000 से 26,000 हो गया, यानी कि 1,000 से क्या हो गया इंक्रीज़ कर गया। तो जब एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज़ करता है तो हम क्या करते हैं उसको लेस करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो डेटर है वहाँ पे एक 1,000 से क्या कर दिया गया लेस कर दिया गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जो दूसरा एसेट्स है स्टॉक, तो स्टॉक भी क्या हुआ 20,000 से 25,000 हो गया, यानी कि स्टॉक क्या हो गया इंक्रीज़ कर गया कितना 5,000 से, तो ये भी एसेट्स है और इसका वैल्यू भी 5,000 से इंक्रीज़ कर गया, तो ये भी क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे 5,000 से क्या हो गया लेस हो गया, है ना, इंक्रीज इन स्टॉक, और यहाँ पे इसको क्या कर दिया गया लेस कर दिया गया, माइनस का सिंबल है दोनों, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी को देखेंगे, तो लायबिलिटी में यहाँ पे क्रेडिटर है, क्रेडिटर क्या हुआ 22,000 से 25,000 हो गया, यानी कि 3,000 से क्या हो गया इंक्रीज़ कर गया। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज़ करता है तो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे इंक्रीज़ इन क्रेडिटर इसको क्या किए ऐड कर दिए कितना 3,000, ठीक है।
तो यहाँ पे टोटल माइनस में हो गया 6,000 और प्लस में 3,000, यानी कि 3,000 अभी भी माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस में 3,000 को दिखाएं। फिर 18,000 में 3,000 लेस किए तो 15,000 आ गया, उसको क्या बोलेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद बी में यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए इन्वेस्टिंग में क्या हुआ, यहाँ पे इन्वेस्टिंग में यहाँ पे दोनों फिक्स एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो यहाँ पे मशीनरी 40,000 से 45 हो गया, और यहाँ पे मशीनरी का अकाउंट भी बनाया, तो यहाँ पे देखिए कैश परचेज 11,000 है, तो जब परचेज करेंगे तो माइनस होगा, तो यहाँ पे परचेज मशीनरी 11,000 माइनस हो गया। फिर उसी तरह यहाँ पे बिल्डिंग का अकाउंट बनाया है, बिल्डिंग भी क्या है, यहाँ पे कैश परचेज है 10,000 का, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे परचेज बिल्डिंग माइनस हो जाएगा 10,000, तो दोनों माइनस में हो गया, 21,000 माइनस में आ गया, तो लिखेंगे नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड सी में बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा, तो यहाँ देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल है 90,000 था और अब हो गया 95,000, 5,000 से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कैश में, तो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 को ऐड कर दिए, तो उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए। फिर अब क्या करेंगे, सभी को ए बी प्लस सी तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग से 15,000 प्लस में है, फिर यहाँ पे माइनस में है और ये फिर प्लस में है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी करना होगा, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और ये जो नेट कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर है, ए प्लस बी प्लस सी करके आया है ना। तो ए में कितना है 15,000, ये प्लस में है, फिर बी में ए माइनस में है और ये प्लस में है, तो 15,000 प्लस 5,000 कितना हो गया 20,000, और 21,000 माइनस में है, ठीक है। यानी कि टोटल अभी कितना आ गया, माइनस में आ गया, 1,000 माइनस में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए -1,000 नेट कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद क्या करेंगे, जो बिगनिंग में कैश था उसको हम ऐड कर देंगे, तो कैश एट द बिगनिंग 5,000 है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कैश बिगनिंग कितना था 5,000, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैश एट द बिगनिंग 5,000 ऐड कर दिए, तो यहाँ पे प्लस और ये माइनस, यानी कि 4,000 आ गया, और इसी को बोलेंगे कैश एट द एंड, और यहाँ पे कैश एट द एंड 4,000 है, देखिए। तो ये दोनों टैली कर देगा तो समझिए कि आपका कैश फ्लो सही बना। तो यहाँ पे 4,000 आ गया, और यहाँ पे भी कैश क्लोजिंग कितना है 4,000, तो यानी कि कैश फ्लो सही होना है, ठीक है।